क्या आप जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिक्लेरेशन क्या होती है, प्रूफ ऑफ सबमिशंस क्या होती हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो करने से आप बच सकते हैं और जो कि आपको हेल्प करेगी मैक्सिमम टैक्स सेविंग में। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी इनकम टैक्स डिक्लेरेशन कैसे करनी चाहिए, आपको अपने प्रूफ्स कैसे सबमिट करने चाहिए और इसके अलावा ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से आप बच सकते हैं और मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इनकम टैक्स डिक्लेरेशन होता क्या है। हर एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में कंपनीज आपसे पूछती हैं कि आप इनकम टैक्स सेविंग के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। तो मतलब आप ऐसे कौन से एक्सपेंसेस करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं जिसपे आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, वो आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो उस अमाउंट को आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट कर दिया जाएगा और जो अमाउंट बचेगा ना, उस पे टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। तो इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में कंपनी को ये बताना कि आप टैक्स सेविंग के लिए क्या क्या करने वाले हैं बहुत ज्यादा एसेंशियल है। कुछ कंपनीज फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में विंडो को एक ही बार ओपन करती है और आपको बोलती है कि आप ड्यू डेट से पहले डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन कुछ कंपनीज आपको मल्टीपल विंडोज देती है। हर एक मंथ में आपको कहेंगी कि आप इस ड्यूरेशन में आप अपनी डिक्लेरेशन को कर सकते हैं। क्योंकि कितनी बार होता है कि हम अप्रैल में डिक्लेयर कर देते हैं कि हम यहाँ पर टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, लेकिन हम वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में उन चेंजेस को आप अपनी डिक्लेरेशन में मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन हर एक कंपनी में अवेलेबल नहीं होता है। और ड्यू डेट से पहले ये डिक्लेरेशन करना बहुत एसेंशियल है ताकि आपका टीडीएस ज्यादा ना कट जाए। अब ये टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स एंड। आपकी कंपनी जो टैक्सेस अपनी एंड पे डिडक्ट करती हैं और उसको टैक्स डिपार्टमेंट को जाके सबमिट करती हैं, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स एंड। आपने जितने भी डिक्लेरेशंस किए उसको माइनस कर दिया आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से और ग्रॉस टोटल इनकम पे वो कैलकुलेट करेंगी कि कितना टीडीएस कटना है। तो यहाँ पर एक गलती जो हम करते हैं, कितनी बार हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसके अलावा भी हमारी एक्सटर्नल इनकम होती है, उस एक्सटर्नल इनकम को डिक्लेयर करने का ऑप्शन भी आपकी कंपनीज देती हैं, लेकिन हम वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। टैक्स फाइलिंग के टाइम पर जब हम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में उस इनकम को मेंशन करते हैं, क्योंकि हमने उस पे एडवांस टैक्स नहीं भरा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी लगा देता है। जितने का टैक्सेस बना वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, उस पे एडिशनल इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से जब आप डिक्लेरेशन करते हैं तो वहां पर अपने अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी मेंशन कर दीजिए ताकि टीडीएस एडवांस में कट जाए और आपको लेटर ऑन उस पे इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। अब एक कॉमन क्वेरी जो मेरे पास अक्सर आती है कि टैक्सेबल इनकम क्या होता है। बहुत बार टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि वो जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो पूरा अमाउंट टैक्स में डिडक्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक कॉमन क्वेरी आती है कि अगर मैं एटीसी के अंडर में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं 1.5 लाख का टैक्स बचा पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है माइनस आपने जो डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके ग्रॉस टोटल इनकम से। जो अमाउंट बचेगा वो होगा नेट टैक्सेबल इनकम और उस नेट टैक्सेबल इनकम पर टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपीस है, आपने 3 लाख रुपए के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम किए, तो वो 3 लाख का अमाउंट है ना, वो 10 लाख में से माइनस हो जाएगा और कितना बचा? 7 लाख रुपीस बचे। तो वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है और उस 7 लाख रुपीस पे टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपके टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। जो आपने 3 लाख के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम किए थे वो आपके टैक्सेबल अमाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं, ना कि आप उतने का टैक्सेस बचा पा रहे हैं। इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर एटीसी में आप 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए और मान लीजिए आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं जो कि है 30% का, तो आप कितने का टैक्सेस बचा पाएंगे? तकरीबन 30% ऑफ 1.5 लाख, जो कि हो जाता है 45,000 रुपीज अप्रॉक्स।
तो इतने का टैक्सेस आप बचा पाएंगे, ना कि वो 1.5 लाख रुपीस पे आप पूरा टैक्सेस बचा पाएंगे। आप अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज सेव करेंगे टैक्सेस में अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अब एक कॉमन कंफ्यूजन ये भी होता है कि कौन सा टैक्स रेजीम में आपको फॉलो करना चाहिए। अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, न्यू टैक्स रेजीम में एंड ओल्ड टैक्स रेजीम में। दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि न्यू टैक्स रेजीम में आपको कोई एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजीम में आप एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रेजीम में जो टैक्स रेट है ना उसको ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि आपको बेनिफिट दे देता है और कम टैक्सेस कैलकुलेट करता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड टैक्स रेजीम में। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी इन टैक्स रेजीम से रिलेटेड, और ये भी आप पता लगा पाएंगे कि आपके अपने सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा रेजीम में सूटेबल होगा। व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान इन योर सैलरी? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये मौका देती है कि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को खुद से डिसाइड करें और ये डिसाइड करेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स आपको रखने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकें। जैसे कि अगर आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए का कंपोनेंट रखते हैं तो वहां पर आपको सेक्शन 10A के अंडर में एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। अगर आप लीव ट्रैवल अलाउंस का कंपोनेंट रखते हैं तो उस केस में आप 1 ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में 2 बार ट्रैवल करते हैं तो उसके फेवर पे आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्यूल अलाउंस होते हैं और कुछ फूड अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि सोडेक्सो हो गया, तो इस टाइप के एक्सपेंसेस पे भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब एक मिस्टेक जो अक्सर टैक्स पेयर्स करते हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में एक्सेस डिक्लेरेशन कर देते हैं कि हम टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि मुझे कम से कम टैक्स पे करना पड़े, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं है। उस चक्कर में क्या होता है कि जब दिसंबर में प्रूफ सबमिशन का टाइम आता है, उस समय में अगर आप प्रूफ नहीं सबमिट कर पाते हैं और ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि आपने वो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उस केस में जितना भी टैक्सेस आपने बचाया था ना, कंपनी आपसे वापस ले लेगी और उसके बाद में जो कमिंग मंथ्स होंगे वहां पर आपको बहुत ही कम सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो टैक्सेस आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जब आपके पास डिक्लेरेशन का मौका आता है उस समय में सही डिक्लेरेशन करें, एग्जैक्ट वो डिटेल्स मेंशन करें जो कि आप टैक्स सेविंग के लिए करने वाले हैं। व्हाट इज प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट? ओके, आपने फाइनेंशियल ईयर के साइड में डिक्लेयर कर दिया, आपने बता दिया कंपनी को कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अब कंपनी बोलेगी प्रूफ सबमिट कीजिए, बताइए आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो वो सारे रिसिप्ट्स आपको अपनी कंपनी को सबमिट करने होंगे। तो बहुत कंपनीज दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको बोलती हैं कि आप वो प्रूफ सबमिट कीजिए। कुछ कंपनीज के विंडो जनवरी में भी ओपन रहते हैं, कुछ फरवरी और मार्च तक आपको ये मौका देती है कि आप इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ सबमिट कीजिए ताकि हम एक्चुअल कैलकुलेशन कर पाए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पे कि आपने कितने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बनती है, उस पे वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब किस किस तरीके के प्रूफ्स लगते हैं, जैसे कि एचआरए लगता है, उसमें आपको रेंट रिसिप्ट्स देनी पड़ती है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, वहां पर आपको अपने बोर्डिंग पासेस टिकट की कॉपी देनी पड़ती है। इस तरीके से एटीडी जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें आपको प्रीमियम की रिसिप्ट देनी पड़ती है। तो इस तरीके के प्रूफ सबमिट करने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू सबमिट प्रूफ्स। एचआरए की बात करें, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, अगर आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो उस रेंट पर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10। आप कितने का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप ईयरली 1 लाख से कम रेंट पे कर रहे हैं उस केस में आपको कोई प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको ओनर का पैन देना मैंडेटरी है और उसके साथ में रेंटल एग्रीमेंट भी सबमिट कराना होगा और रेंट रिसिप्ट सबमिट करनी होगी जिस पर आपके ओनर की सिग्नेचर होनी चाहिए। अब घर किराए पे जब लेते हैं तो रेंट रिसिप्ट्स तो आपको मिलती नहीं है, आप केवल ट्रांसफर करते हैं और वो ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास होती है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि रेंट रिसिप्ट्स की एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, उस फॉर्मेट में आप अपना नाम, घर का एड्रेस, ओनर की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, उसका पैन नंबर मेंशन कर सकते हैं और ओनर से सिग्नेचर करवा कर आप सबमिट कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। अब लीव ट्रैवल अलाउंस की बात कर लेते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस के अंडर में अगर आप इन ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स 2 बार ट्रैवल करते हैं तो वो जो एयर फेयर है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपने कॉस्ट बियर किया है उस पे
आप टैक्सेशन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि आप जब वेकेशन पे गए हो तो कंपनी में हॉलीडे नहीं होना चाहिए, आपकी पेड लीव्स होनी चाहिए, वो पेड लीव्स अप्रूव्ड होनी चाहिए। और आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो टू एंड फ्रो आप उतने ट्रैवल का कर सकते हैं, और एक ब्लॉक में आप 2 बार कर सकते हैं, एक कैलेंडर ईयर में आप एक ही बार उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ में अगर मान लीजिए आपने 1 ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में एक ही बार क्लेम किया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ब्लॉक के इमीडिएटली फर्स्ट ईयर में ही आपको वो LTA क्लेम करना होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। और यहाँ पे क्या क्या प्रूफ सबमिट करने होते हैं, या तो आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, आपके पास वो टिकट्स होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास वो रिसिप्ट्स भी होनी चाहिए जो कि आपने पे करी होंगी उन टिकट्स को बुक करवाने के लिए। अब कौन कौन एलिजिबल होते हैं LTA क्लेम करने के लिए? सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रंस आर एलिजिबल टू क्लेम LTA। अब हम बात कर लेते हैं ATC की। ATC के अंडर में मान लीजिए अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या कोई पेंशन प्लान है तो उसकी प्रीमियम की रिसिप्ट होनी चाहिए, PPF है तो उसकी पेमेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, NSC के केस में कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2023-24, ULIP है या LIC है या म्यूचुअल फंड है तो उसकी भी स्टेटमेंट होनी चाहिए हर एक मंथ का। इसके अलावा अगर आपके पास चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर है तो उस केस में ट्यूशन फी की रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में भी उसकी कॉपी ऑफ रिसिप्ट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिडक्शंस अंडर 80D, यहाँ पर आप कितने के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? आप अगर अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस केस में आप 25,000 रुपीज तक के अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं और वो 60 साल से कम है, उस केस में आप एडिशनल 25,000 का कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 ईयर से अबव है तो उस केस में 50,000 रुपीज एडिशनल पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली की एज और आपके पेरेंट्स की एज भी 60 ईयर से अबव है तो उस केस में आप 1 लाख रुपीज तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में भी आप 5,000 रुपीज तक के अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, और पूरी फैमिली का मिलाकर 25,000 इज द मैक्सिमम जिस पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कौन से प्रूफ सबमिट करने होंगे? यहाँ पर आपको जो प्रीमियम रिसिप्ट है वो सबमिट करनी होगी। इसके अलावा कुछ कंपनी आपसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी मांग लेती है तो वो भी आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं डिडक्शंस अंडर 80DD। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जो कि डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और वो डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है, उस केस में 40,000 रुपीज तक के अमाउंट पे डिडक्शंस मिल जाते हैं। और डिसेबिलिटी अगर 80% से ज्यादा है उस केस में 1,25,000 तक के अमाउंट पे डिडक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन होता है 80U। यहाँ पर आप अपने लिए वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, ना कि किसी डिपेंडेंट के लिए। दोनों ही केस में जो प्रूफ सबमिट करने होते हैं वो आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये लिस्ट ऑफ पीपल है जिनसे आप ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट है हु हैज अ डिग्री ऑफ MD इन न्यूरोलॉजी, उनसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कोई सिविल सर्जन है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वो एलिजिबल लोगों की लिस्ट है जहाँ से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इश्यू करवा सकते हैं और अपनी कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल क्वेरीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप HRA में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं और आपने रेंट दिसंबर तक का पे किया है तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या वो फ्यूचर रिसिप्ट्स पे सबमिट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस केस में आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च या जिस भी महीने का आपने सबमिट नहीं किया है उस मंथ में आप इसी घर में रहने वाले हैं, वो डिक्लेयर करेंगे तो वो टैक्सेस में डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं ATC के अंडर में और आपकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है, आपने वो पे नहीं किए हैं और आपका 1.5 लाख की लिमिट पूरी नहीं हुई है, तो क्या आप उसमें भी फ्यूचर डिक्लेरेशन कर सकते हैं? जी नहीं, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के केस में आप उतने ही अमाउंट पर टैक्सेशन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं जितना आपने प्रूफ ऑफ सबमिशन के टाइम तक इन्वेस्ट किया होगा, और जो भी अमाउंट बचेगा उस भी आप डिडक्शन ITR फाइलिंग के टाइम में कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ सबमिशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जिनको इस वीडियो में मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वहीं पर आंसर कर दूं, अदरवाइज मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।